गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। जो अगला वीडियो है यानी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 1861 के 1861 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी 1861 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट या इंपीरियल काउंसिल एक्ट 1892 ओके यानी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1892 कह लीजिए। तो हम लोग स्पेशली रूप से इस वीडियो में इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। यानी सबसे पहले हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि जो आखिर वो कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी यानी कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार हुई, क्या कारण थे 1892 के चार्टर एक्ट 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के पारित होने के। ओके, क्योंकि इसके समय समय पे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, जब भी परिस्थितियां जिस अनुकूल होती थी उसी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश सरकार या जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 तक भारत में रही तब तक, और उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, समय समय पे ज़रूरतों के हिसाब से भारत में संवैधानिक विकास को लेके और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार, और स्पेशली रूप से चूंकि यह कॉलोनियल गवर्नमेंट थी तो जाहिर सी बात है अगर कॉलोनियल गवर्नमेंट रहेगी तो वह क्या देखेगी, सिर्फ अपना ही लाभ देखेगी। तो जो भी हो, जिसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, 1892 के चार्टर एक्ट को पारित किया गया। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के पारित होने के कारण यानी इसके पास होने के कारण क्या थे। तो उसमें देखिए कारणों में जो अगर हम देखा जाए तो पहला जो है कि 1861 से 1892 के बीच का जो काल रहा या अकालों का काल कहा जाता है, यानी एज ऑफ फेमीन बोला जाता है। इस पीरियड के दौरान इंडिया में लार्ज स्केल पे फेमिन्स आए और हमें लगता है कि 1870 से लेके और 1900 यानी कि इसके इस 35 ईयर्स के बीच में एटलीस्ट आपके 2 या 3 फेमिन कमीशन को इस्टेब्लिश करने का काम ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। और साथ ही साथ जब भारत में इतने बड़े पैमाने पे अकाल पड़े तो उसका रिजल्ट ये भी रहा कि भारत में सबसे ज़्यादा क्या हुआ, सबसे ज़्यादा यहाँ पे इकोनॉमिक हरासमेंट हुआ, यानी कि अर्थव्यवस्था भी काफ़ी डाउन हुई। और यह वो भी समय रहा जब भारत में जो नेशनलिज्म की स्पिरिट थी, भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का जो विकास हो रहा था, यह पीरियड इसके दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। ओके, तो 1861 से 1892 के बीच का काल अकालों का काल था जिसमें सरकार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, अतः नियमों में सुधार करना आवश्यक था। यानी कि फेमीन पे फेमीन पड़ते जा रहे थे। यूरोप की कंडीशन, और जब यूरोप की कंडीशन परिस्थितियां जैसी होती थी उसी के अकॉर्डिंग इंडिया में क्या होते थे, चेंजेस भी होते थे। और साथ ही साथ चूँकि इंडिया ब्रिटेन की एक कॉलोनीज थी तो इसका वो क्या करते थे, शोषण करते थे। तो हमें लगता है कि, और बहुत से ऐसे स्कॉलर्स भी हैं, हिस्टोरियंस भी हैं जिन्होंने यह प्रूव करने का काम किया है कि इस दौरान ब्रिटेन ने क्या किया, भारत का इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन किया। यानी कि जिसे इसी समय आगे चल के 2 भारतीय लीडर्स थे जिनमें आप लोगों ने एक दादा भाई नौरोजी का नाम सुना होगा और दूसरे आरसी दत्त का नाम सुना होगा, रमेश चंद्र दत्त। इसमें दादा भाई नौरोजी ने एक पैम्पलेट लिखा था जो आगे चल के एक 1867 में लिखा, और उसमें उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कहा कि भारत से हर साल ब्रिटिश जो है यह कम से कम इंडिया के बजट का इतना परसेंट, यानी कि इंडिया के बजट का, उसके आय का एक बहुत बड़ा परसेंट क्या होते हैं, सीधे इंडिया से ब्रिटेन को ले जाते हैं। ठीक है,
तो इंडियन काउंसिल एक्ट के पारित होने के पहले कारण में 1892 का एक्ट रहा। दूसरा ये रहा कि 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया था, अब चूंकि समय लंबा हो गया था, 30 इयर्स का टाइम हो गया था, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही थी जिससे 1861 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में संशोधन करना बहुत ही जरूरी महसूस हो गया था, बहुत ही जरूरी लग रहा था। दूसरा कारण ये रहा। जो तीसरा कारण था कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास, यानी ये दौर ऐसा रहा जब इंडिया में क्या हुआ, नेशनलिज्म प्रमोट लार्ज स्केल पे हुआ, और इस समय भारत में बड़े पैमाने पे अगर देखा जाए तो भारतीयों का संगठन बहुत बड़ा, और बहुत से एजुकेटेड जो शिक्षित भारतीय थे, जो एजुकेटेड इंडियंस थे, इस समय खास करके विदेशों से शिक्षा लेके इंडिया में बड़े पैमाने पे आए, और जब वहाँ की कंडीशन और यहाँ की कंडीशन को इन्होंने देखा तो क्या किया, इन्होंने जब टैली किया तो यहाँ पे अब उन चीज़ों का विरोध करने लगे जो ब्रिटिश सरकार ने अपने यहाँ जिन चीज़ों को स्थापित किया था। और यहाँ पे क्या करती थी, जब देखा कि यहाँ पे लोगों का शोषण किया गया, जैसी व्यवस्था वहाँ पे वैसी व्यवस्था भारत में नहीं है, और अपने को क्या कहते हैं कि हम सभ्य बना रहे हैं। तो अगर देखा जाए 1850 आफ्टर, तो 1851, 52 और फिर भी इसी समय बहुत से ऐसे मद्रास एसोसिएशन बना। फिर आपके 1839 में सबसे पहले लैंडलॉर्ड होल्डर्स सोसाइटीज़ बनी, जिसमें जमींदार क्या करते थे, अपने रिलेटेड मैटर्स को उठाने का काम। फिर फिरोज शाह मेहता ने कुछ जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने का काम किया। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो ICS थे, जब यहाँ पे देखा स्थिति को, इन्होंने क्या किया, एक ICS मूवमेंट चलाना स्टार्ट कर दिया, जिसे इंडियन सिविल सर्विस मूवमेंट कहते हैं इंडिया में। 1876 में जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाने का काम किया। ऐसे चल के 1884 में मद्रास महाजन सभा बनी। फिर उसके पहले मैंने 1851 में नाम लिया था एक और, मतलब इस दौरान बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बने, और लास्ट में जिनका रिजल्ट रहा 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में क्या हुआ, आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ओके, तो इस दौरान, तो इस समय भारतीयों के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना थी बहुत अपने चरम पैमाने पे थी, तो ये भी एक कारण था। इसी बीच लॉर्ड लिटन ने क्या किया कि आपके आर्म्स एक्ट ले आए, भारतीयों को क्या किया, कहा कि आप लोग हथियार नहीं रख सकते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में, जिसमें स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों पे प्रतिबंध लगा दिया गया। कहा गया कि ये क्या होगा, सेंसरशिप लगाई गई, हम देखेंगे तभी उसके बाद। तो ये सब चीज़ें रही जिससे क्या हुआ, भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना पनप रही थी, और बार बार डिमांड हो रही थी कि ये सब चीज़ें गलत हो रही है। तो भारतीयों को संतुष्ट करने के दृष्टिकोण से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1892 के एक्ट को पारित करने का काम किया। जो चौथा कारण रहा, चौथे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो डिमांड थी वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। पहला ये था कि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, या जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और जो ब्रिटिश स्टेट के प्रोविंस है, जो वहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या किया जाए, भारतीय सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही साथ कह रहे थे कि इनमें भारतीय सदस्यों की संख्या तो बढ़ाई जाए, साथ ही साथ इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स को की संख्या को भी बढ़ाने का काम किया जाए। ओके, फिर आपका था विधान परिषदों में बजट पे बहस की मांग चल रही थी, ये भी कांग्रेस के द्वारा ही बार बार उठ रही थी। कांग्रेस के सदस्यों का ये कहना था, जब कांग्रेस की मीटिंग साल भर में एक बार होती थी, तो उसमें इन्हीं सबसे रिलेटेड रिजोल्यूशन पास किए जाते थे, क्योंकि इस समय कांग्रेस की जो मॉडरेट आइडियोलॉजी चल रही थी वह स्पेशली इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री से रिलेटेड ही मैटर्स पे ये इशू उठाने का काम करते थे। ओके, और सिर्फ प्रपोजल देने का काम कर। तो फिर ये बात चल रही थी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें जो बजट होती है
तो उस पर कोई डिस्कशन नहीं हो जाता होता है, नॉर्मली बजट पास हो जाता है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब बजट पे बहस हो तो उसमें भी क्या किया जाए, उस पर भी डिस्कशन की प्रोसेस को फॉलो किया जाए, बजट पे बहस कर किया जाए, नॉर्मली बजट पास मत कर दिया जाए। और फिर था भारतीय सदस्यों की लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्रीजिंग की डिमांड बढ़ रही थी, बार बार वृद्धि, अभी मैंने बताया। फिर देखिए जो अगला कारण था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के पास होने का, तो उसमें यह था कि भारतीयों को संतुष्ट करना था। सबसे बड़ी ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी कि भारतीयों को संतुष्ट किया जाए, क्योंकि जो 1861 का एक्ट पास हुआ था, इसको पारित हुए लंबा समय हो रहा था, बहुत सी परिवर्तन हो गए थे, काफ़ी चेंजिंग की प्रोसेस चल रही थी, इसलिए दबाव बहुत ज़्यादा जनमत का पड़ रहा था, और ख़ास करके ये दौर अकाल का भी रहा। ओके, तो दबाव ज़्यादा था, तो भारतीयों को संतुष्ट करने के निमित्त ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 1892 के चार्टर एक्ट को पारित करने का काम किया। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दबाव को कम करना चाहती थी, क्योंकि 1885 से हर साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन थे, जो सेशन थे, एनुअली स्टार्ट हो गए थे, और हर मैटर्स में ब्रिटिश सरकार पे, हर जो भी एनुअल सेशन होते थे उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जाता था। कांग्रेस के इस अधिवेशन में यहाँ के नेताओं के द्वारा स्पीच दिया, और इस समय बहुत से राष्ट्रीय समाचार पत्र बड़े पैमाने पे छपते आ रहे। इसी समय बाल गंगाधर तिलक भी थे, जिन्होंने 1882-84 के आसपास मराठा और केसरी नामक समाचार पत्र निकलने का काम किया, जिसमें ब्रिटिश सरकार की बड़े पैमाने पे तल्ख आलोचना बाल गंगाधर तिलक करते थे। तो इन सब मामलों को देखते हुए क्या किया, आखिर में ये हुआ कि 1892 के चार्टर एक्ट को पास किया जाए। इसकी प्रोसेस में जो आगे की कार्रवाई थी, ये था कि इस समय गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन ने क्या किया है, उस समय जो भारत सेक्रेटरी थे उनसे इस बारे में राय मशवरा किया, और राय मशवरा करने के बाद, उनकी सहमति के बाद उसने क्या किया, इंडिया सेक्रेटरी की सहमति के बाद एक 3 सदस्य यानी 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई, और इस कमेटी में के जो मेंबर्स थे, सर जॉर्ज चेस्नी थे, दूसरे मेंबर्स सर चार्ल्स एटकिंसन थे, और तीसरे जो मेंबर्स थे, थर्ड मेंबर इच जेम्स वेस्टलैंड। ये 3 सदस्य, इस 3 मेंबर्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 10 अक्टूबर 1888 को इसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिया। सुझाव में ये था कि स्पेशल रूप से जो बंगाल, मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियां हैं, इनमें यह था कि बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियां जो है, यहाँ की जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इनकी संख्या में, यहाँ पे मेंबर्स की संख्या में, जो नॉन गवर्नमेंटल मेंबर्स हैं उनकी संख्या में वृद्धि किया जाए, और स्पेशली बंगाल के लिए एक अलग से एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्थापना की जाए, एक कार्यपालिका परिषद की स्थापना अलग से की जाए। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी डिमांड कर रहे थे कि इस एक्ट के द्वारा कि जो कलकत्ता विधान परिषद के अलावा वहाँ पे मैंने बताया कार्यपालिका परिषद की स्थापना की जाए। साथ ही साथ भारतीयों को जो परिषद में शामिल करने के लिए स्पेशल रूप से निर्वाचक घटक की व्यवस्था, यानी कि बार बार यह मांग हो रही थी कि अगर भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में सम्मिलित करना है तो इसके लिए एक इलेक्टोरल काउंसिल बनाया जाए, यानी कि निर्वाचक घटक बनाया जाए। बाद में चल के इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, और जो स्पेशल रूप से जो इस समय इंडिया सेक्रेटरी था, उसने इस बात को, इसको अवॉइड कर दिया था, इसको हटा दिया था। और फिर साथ ही साथ इस समिति ने जो लास्ट सुझाव दिया था वो ये दिया था कि परिषदों में क्या किया जाए, मुसलमानों की संख्या को बढ़ाने का काम किया जाए। ओके, देखिए यहीं पे ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, अपनी जो डिवाइड और रूल इनकी पॉलिसी है, इस पॉलिसी को फॉलो करने का काम कर रहे हैं। और अगला जो रहा 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें क्या कर दिया गया, इसी का काम किया गया, सेपरेट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी को एस्टेब्लिश करने का काम किया गया, स्पेशली रूप से मुसलमानों के लिए। इसमें भी बात की, इसमें भी जब लॉर्ड डफरिन ने किया तो लॉर्ड डफरिन की पॉलिसी थी एक्ट, यानी कि इसका प्रस्ताव बनाते समय लॉर्ड डफरिन के सुझाव पे जो कमेटी बनी थी, इस कमेटी ने क्या किया था,
जो अपने सुझाव दिए थे उसमें रखा कि चाहे वो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें मुसलमानों की संख्या को बढ़ाने का काम किया जाए। अब देखिए इनकी बदमाशी यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये रहा, बाद में चल के क्या किया गया कि इस प्रस्ताव को आगे भेजा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, वहाँ पे जो मेजोरिटी पार्टी थी, जिस पार्टी की सरकार, जिसकी बहुमत थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, उसने सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए बिल पारित नहीं हो पाया। इसके बाद क्या किया गया कि आपके एक थे लॉर्ड डफरिन के बाद एक लॉर्ड लैंसडाउन थे जो भारत आए थे, ये भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर ही थे। और साथ ही साथ लैंसडाउन जो चाहते थे, ये भी चाहते थे कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनका रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए, उनका पुनर्गठन किया जाए। ये भारत आए और भारत आने के बाद कांग्रेस के कुछ अधिवेशनों में भी ये शामिल हुए थे। और साथ ही साथ ये चाहते थे कि नॉमिनेटेड मेंबर गवर्नर जनरल या चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, स्पेशल रूप से स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, इसमें चाहते थे कि नॉमिनेटेड एंड नॉन गवर्नमेंटल, नॉमिनेटेड गवर्नमेंटल एंड नॉमिनेटेड नॉन गवर्नमेंटल मेंबर्स को भी, यानी कि नामित सरकारी सदस्य और नामित गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को भी ये इसमें बढ़ाना चाहते थे, यानी ये चाहते थे। और साथ ही साथ इन्होंने कुछ प्रस्ताव रखे थे जिसका भारत सचिव को समर्थन मिला था। फिर जो 28 मार्च 1883 को केंद्रीय सर्वोच्च परिषद, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसमें इसे अनुमोदन के लिए रखा गया था, ओके, लेकिन ये भी उतना वो नहीं रहा। फिर बाद में चल के ब्रिटिश संसद के एक सदस्य चार्ल्स ब्रेडलॉफ थे। ब्रेडलॉफ ने क्या किया कि जो ये लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के बहुत बड़े सपोर्टर थे। सपोर्टर क्या थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर था, तो इसीलिए क्या किया इन्होंने, ये भी भारत दौरे पे आए थे और इंडिया में 1889 के जो कांग्रेस का 5th एनुअल सेशन हुआ था, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और पार्टिसिपेट करने के बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कुछ वादे करके चले गए, कुछ प्रॉमिस करके चले गए। इस प्रॉमिस में ये था कि जो लैंसडाउन का प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को तो अभी साइड कर दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा था कि ठीक है, लैंसडाउन महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर हम जाएंगे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ क्या हुआ, इन्होंने 1890 के आसपास इसी ब्रेडलॉफ के स्पेशल रूप से लैंसडाउन के का जो इसने जो इंस्ट्रक्शन बनाया था 1892 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से रिलेटेड, जो रूल रेगुलेशन बनाए थे, इसकी एक स्ट्रक्चर को ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास रखने का काम किया गया। लेकिन क्या हुआ, उस समय मेंबर्स अधिक न होने के कारण इन्होंने इसे वापस ले लिया। लेकिन 1892 में जब सेम बिल को जब पास किया गया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, लॉर्ड ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यह बिल पास हो गया। और पास होने के बाद इसे नाम दिया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 नाम दिया गया। तो इसमें क्या कर दिया गया, ये जो प्रावधान थे, प्रावधान में देखिए, अब इसके बाद हम इसके प्रावधानों पे चर्चा करेंगे। यानी कि 1892 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट था, इसके प्रावधान क्या थे, प्रोविजन क्या थे, रूल रेगुलेशन क्या थे, इसके आर्टिकल्स क्या थे, ओके। तो पहला देखिए, इस एक्ट के द्वारा जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल है, या जिसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, पहले जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता था, जो गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी। बाद में चल के 1833 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत चार्टर एक्ट के तहत क्या कर दिया गया था, एक लॉ मेंबर जोड़ा गया था। तो अब गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल को यहाँ पे सेपरेट किया गया। धीरे धीरे 1853 के चार्टर एक्ट में भी इनके मेंबर्स को कुछ बढ़ाया गया था। तो उसी मेंबर्स को फिर 1861 में बढ़ाने का काम किया गया और 1892 में भी बढ़ाने की डिमांड चल रही थी। स्पेशल रूप से ये कहा जा रहा था कि इसमें चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर हो या नॉमिनेटेड में नॉमिनेटेड ऑफिशियल यानी नामित सरकारी सदस्य और नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर,
यानी कि नामित गैर सरकारी संस्था, इनकी संख्या को बढ़ाया जाए, इनमें भारतीयों की संख्या को बढ़ाने का काम किया। तो देखिए, तो उसी तरह किया गया, इसमें ये किया गया कि सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर कहा गया अब 9 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स इसमें होंगे, यानी कि उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया और स्पेशली रूप से उसमें 25 कर दिया गया था। ठीक है, अब धीरे धीरे अब बढ़ाया जा रहा था, 25 किया गया, जिसमें ये कहा गया कि 15 मेंबर ऑफिशियल होंगे, सरकारी होंगे, और उसके बाद 10 मेंबर जो होंगे वह नॉन ऑफिशियल होंगे। इसमें भी क्या किया गया कि इसमें 9 मेंबर्स देखिए, या एक्स ऑफिशियो में होता है पदेन सदस्य, यानी गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के जो नॉर्मल मेंबर्स थे और जो भी बाद में नॉमिनेट किए गए। तो देखिए, इनमें 9 जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे, पदेन सदस्य थे, जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स थे, जिसमें ऑलरेडी 3 पहले से ही थे, 3, एक गवर्नर जनरल 4 हो गया। फिर आपका एक होता था कमांडर इन चीफ जो होता था, वो भी इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर्स था। 1861 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत एक और मेंबर्स की अपॉइंटिंग की गई थी, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मेंबर कहा जाता था, जो लॉर्ड विल्सन थे, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे, या गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फर्स्ट फाइनेंस मेंबर्स थे, वित्त मंत्री या जिन्हें वित्त सेक्रेटरी कहा जा सकता है उस समय। ठीक है, और साथ ही साथ एक एडवोकेट जनरल की भी ये भी नॉमिनेटेड मेंबर्स था। तो 3 गवर्नर जनरल, 3 इसके नॉर्मल मेंबर, कमांडर इन चीफ 5 हो गए, फिर आपका फाइनेंस मेंबर 6 हो गया, फिर एडवोकेट जनरल 7 हो गया, और एक, यानी जहाँ पे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जिस स्टेट में मीटिंग होगी वहाँ का क्या होगा, वहाँ का एक मेंबर्स होगा उस प्रोविंसेस का, या तो गवर्नर रहे उस एरिया का या जिसको भी नॉमिनेट किया जाए, 8 हो गया। और एक मेंबर जो होता था 1853 में जो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी बनाया गया था, या स्टेट पीडब्ल्यूडी बना था, तो पीडब्ल्यूडी के एक मेंबर को क्या होता था, या जो 9 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते थे उसमें इंक्लूड किया जाता। ठीक है, तो कहा गया था कि अधिक से अधिक 10 या 12, कम से कम 10, 10 या 12, और अधिक से अधिक क्या कितने हो सकते थे, 16, यानी 16 सदस्य हो सकते थे गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक्स ऑफिशियो मेंबर। ठीक है, नामित सरकारी सदस्य। देखिए, इन बढ़ाए हुए सदस्यों में कम से कम आधे सदस्य गैर सरकारी होना आवश्यक था। ठीक है, यानी इनमें से ये था कि 16 है तो कम से कम इसमें से 8 क्या हो, गैर सरकारी सदस्य हो, और 8 ऑफिशियल हो, यानी कि 8 ऑफिशियल और 8 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हो। तो इसमें क्या है, 25 में से 10 ऑफिशियल मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। तो इनमें देखिए 9 का मैंने वो कर लिया। फिर उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर इसमें जो थे, एक्स ऑफिशियो पदेन, इसमें 9 और 6 जो होते थे वह आपके नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर होते थे। तो 6 हो गए, 9, 6, 15। फिर आपके 10 बचे, तो 10 में से जो नॉन ऑफिशियल्स थे, इनमें से 5 जो होते थे वह नॉन ऑफिशियल इलेक्टेड होते थे, और 5 जो होते थे नॉन ऑफिशियल वो क्या होते थे, नॉमिनेटेड होते थे। तो 5, 5, 5 नॉमिनेटेड 5। तो 5 जो इलेक्टेड होते थे, इलेक्टेड में से 4 मेंबर्स जो होते थे, जो 4 प्रेसिडेंसियाँ थी, यानी कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नॉमिनेटेड नॉन गवर्नमेंटल जो मेंबर हो, नॉन ऑफिशियल मेंबर में से 5 इलेक्टेड में से 4 जो होते थे मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो प्रोविंसेस था उनसे एक एक मेंबर। ठीक है, और साथ ही साथ 1 मेंबर जो होता था वह कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वह कोलकाता चैम्बर ऑफ, यानी कि कलकत्ता के जो व्यापारी वर्ग था, जो उनमें से अपने में से चुन के एक मेंबर्स क्या करते थे, गवर्नर जनरल की जो नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स थे उनमें से इलेक्टेड मेंबर्स में भेजते थे। ठीक है, और 5 क्या होते थे, या क्या कहते हैं, नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल मेंबर होते थे, नॉन इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर, यानी इलेक्ट नहीं होते थे, ये नॉमिनेटेड होते थे 5। ठीक है, तो ऐसा ही रहा गवर्नर जनरल इसमें एक किया गया था। फिर साथ ही साथ देखिए जो दूसरा था, स्पेशली इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड जो संशोधन हुए थे,
जो रूल रेगुलेशन यानी कि जो चीज़ें बनाई गई थी 1892 के चार्टर एक्ट में, हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला सबसे बड़े पैमाने पे गवर्नर जनरल और उसकी जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनमें मेंबर्स नॉमिनेटेड, नॉन ऑफिशियल, एक्स ऑफिशियो, ठीक है, एंड ऑफिशियल, फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड इलेक्टेड मेंबर्स जिसमें नॉन गवर्नमेंटल मेंबर्स थे, उन पे चर्चा मैंने किया। अब देखिए दूसरा था इस एक्ट के द्वारा जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल था, यानी कि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उस समय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ही कहा जाता था, गवर्नर जनरल उसकी जो काउंसिल होती, उसमें जो वार्षिक बजट था यानी कि एनुअल जो बजट था उस पे ये कहा गया कि अब उस पर डिस्कशन हो सकता था। देखिए बार बार कांग्रेस डिमांड कर रही थी कि कम से कम डिस्कशन का तो अधिकार दे दीजिए जब आप बजट पास कर रहे हो, नहीं तो कितना पास करते हैं, क्या गया क्या आया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। तो बार बार कांग्रेस की बात को माना गया और कहा गया कि जो भी एनुअल बजट पास होगा उस पर डिस्कशन होगा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और यह था कि गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों से प्रश्न पूछने का अधिकार भी अब दे दिया गया। इसके पहले ये भी उठ रहा था, इसके पहले प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था जो चीज़ की, लेकिन अब कहा गया कि जो नॉन ऑफिशियल नॉमिनेटेड मेंबर्स है या नॉन ऑफिशियल इलेक्टेड मेंबर्स, अब वो भी क्या कर सकते हैं, अब वो भी गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, क्योंकि गवर्नर जनरल और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो क्या करती थी, पहले तो वही रूल रेगुलेशन बनाते थे, वही अप्लाई करते थे, लेकिन जब लॉ मेंबर को लाया गया, पहला लॉ मेंबर मैकाले रहा, तो धीरे धीरे चल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग होने लगी। ओके, लेकिन अभी भी क्या था, गवर्नर जनरल के पास पावर था। वह क्या होता था, उसमें कुछ जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे वही लॉ बनाने का काम करते थे, भाग तो भी लेते थे पार्टिसिपेट, उन्हीं के जिम्मे था। लेकिन अभी भी क्या था, कुछ क्राइटेरिया आज की तरह नहीं था। ठीक है, तो अब ये था कि वार्षिक बजट पर ये भी कर सकते, साथ ही साथ प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन प्रश्न एक बार पूछ सकते थे, वो भी प्रश्न पूछते थे तो एक तो 6 दिन पूर्व यानी कि 6 डे एगो उसके पहले गवर्नर जनरल को क्या करना पड़ता था, नोटिस देना पड़ता था। और नोटिस देने के साथ ही साथ ये भी करना पड़ता था कि कम से कम आप एंटी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, यानी पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हो। और भी कौन सा प्रश्न आप पूछेंगे गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स से, उसको भी आपको उस नोटिस के साथ देना पड़ता था कि हम ये प्रश्न पूछेंगे। 6 दिन पूरा आप गवर्नर जनरल को नोटिस देते थे तब प्रश्न, लेकिन वो भी एंटी क्वेश्चन करने का पावर नहीं दिया गया था जो आगे चल के 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत दिया गया। ठीक है, और यदि गवर्नर जनरल चाहे तो उसे अस्वीकृत नेग्लेक्टेड भी कर सकता था कि नहीं आप नहीं पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल के ऊपर था। और खास करके वीटो का पावर भी दिया गया था गवर्नर जनरल को, और स्टेट की जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनके गवर्नरों को। देखिए अब इसमें एक और है, इनसे तो किया ही गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली से या इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड गवर्नर जनरल से। अब दूसरा किया गया कि जो स्पेशल रूप से जो प्रेसिडेंसियाँ थी बंगाल, पंजाब, मद्रास और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस की, वहाँ पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेंजेस किए गए। गवर्नर जनरल उसकी जो काउंसिल हुआ करती थी, तो इसमें बंगाल का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, बंगाल में देखिए जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी बंगाल की, इसमें भी 25 के रिकॉर्ड्स को किया गया है। तो इसमें देखिए कि इनमें से 14 जो मेंबर्स होते थे, ठीक है, 14 मेंबर ऑफिशियल होते थे और उसके बाद 11 मेंबर नॉन ऑफिशियल डिवाइड किया गया था, जिनमें से 14 में से एक्स ऑफिशियो 5 होते थे। गवर्नर यानी यहाँ पे गवर्नर जनरल गवर्नर होता था, तो गवर्नर की भी स्टेट में एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी। तो इसमें देखिए 5 एक्स ऑफिशियो थे जो पदेन सदस्य थे, जो हमेशा रहते थे गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो ये गवर्नर खुद हो गया। ठीक है, फिर 3 उसके ऑर्डिनरी मेंबर्स थे, और उसके बाद 1 1861 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत एक स्टेट में क्या किया गया था, एडवोकेट जनरल को भी अपॉइंट किया गया था, और सेंट्रल में भी जो केंद्र सरकार का और स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट का क्या एडवोकेट जनरल वकील, सरकारी वकील हुआ करता था, इनके मैटर्स को देखने का काम। तो ये हो गया। फिर इसमें
गवर्नर जनरल की गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ही नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर होते थे जो 9 होते थे, तो 14 हो गए। फिर आपके देखिए नॉन ऑफिशियल 11 में से क्या हुए थे, इलेक्टेड भी थे, तो इलेक्टेड में 6 मेंबर्स इलेक्टेड होते थे। ये नॉन ऑफिशियल थे, गैर सरकारी, जो कांग्रेस पार्टी से, दूसरी पार्टियों से, राज्यों से आते थे, ठीक है, पिछले स्टेट से भी आते थे। तो इनमें देखिए, इनमें 1 मेंबर्स टेकन बाय यूनिवर्सिटीज सीनेट, एक मेंबर होता था जो यूनिवर्सिटीज की, जो यूनिवर्सिटी जितने भी थी, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे और भी जो इलाहाबाद इस समय बन गई थी, वहाँ की क्या करती थी, यूनिवर्सिटी की जो सीनेट हुआ करती थी उससे एक मेंबर वह इलेक्ट करके भेजते थे। यानी कि जो वाइस चांसलर होता था वह एक 7 सदस्यों की मेंबरशिप सीनेट गठित करता था, 7 सदस्य, और वही क्या करते थे, चुन के और भेजते थे उनकी सीनेट से एक मेंबर। और एक बिजनेस, यानी कि और एक जो बिजनेस था कलकत्ता का, यानी कलकत्ता बिजनेस कॉरपोरेशन था, कलकत्ता के जो व्यापारी वर्ग था, उससे एक मेंबर सिलेक्ट होके वहाँ की स्टेट, बंगाल की स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की गवर्नर जनरल की जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनमें इलेक्ट होता था, इलेक्टेड थे। और 4 मेंबर जो डिफरेंट कलकत्ता की जो म्यूनिसिपैलिटीज़ थी, नगर पालिकाएँ थी, उनसे चुन के आते थे, वो चुन के म्यूनिसिपैलिटीज उन्हें भेजने का काम करते थे। यहाँ पे भी अब 5 में बटा था, 5 मेंबर्स, तो 5 मेंबर्स ये क्या होते थे, नॉन ऑफिशियल नॉमिनेटेड थे, मतलब नॉमिनेट किए जाते थे, अच्छा ये जाएंगे, ठीक है। तो उनमें 5 मेंबर जो होते थे क्या होते थे, वह नॉमिनेटेड होते थे, उन्हें नामित किया जाता था कुछ समय के लिए, ठीक है। तो ये रहा आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के। देखिए अगर इसकी हम वो करें, यानी कि 1892 का जो चार्टर एक्ट रहा, इसका अगर हम लोग इवैल्यूएशन किया जाए, अगर मूल्यांकन किया जाए, तो अगर इसको मूल्यांकन करने में देखिए, अगर एनालिसिस किया जाए, तो पहली बार ये हुआ कि इस एक्ट द्वारा ये किया गया था कि जो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो पावर का सेंट्रलाइजेशन किया गया था, पावर को केंद्रीकृत कर दिया गया था गवर्नर जनरल के पास, अब धीरे धीरे क्या कर दिया जा रहा है, इसका डिवोल्यूशन किया जा रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है, विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। फिर इस एक्ट द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया का विकास किया गया, यानी गवर्नर जनरल इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, और स्टेट की या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, उसमें क्या कर दिया गया, अब इलेक्टेड मेंबर्स को भी तरजीह देने लगी, यानी कि अब निर्वाचक घटक का भी इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। साथ ही साथ 1892 के परिषद अधिनियम में पहली बार क्या किया गया, निर्वाचक घटक को अभी मैंने बताया, गवर्नर जनरल और प्रांत के गवर्नरों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद में स्थान दिया गया। और साथ ही साथ भारतीयों को भी क्या कर दिया गया, भारतीयों को भी कुछ लाइटली लेवल पे वोटिंग पावर दिया गया और अपने सदस्यों को इलेक्ट करके और भेजने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट द्वारा जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें भारतीय सदस्यों के रूप में लाल मोहन घोष हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए, जो WC बनर्जी जो कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे 1885 में। तो इन लोगों को क्या कर दिया गया, एक कांग्रेस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुन के गए, और वहाँ पे जब कोई भी कार्यक्रम होते थे, प्रोग्राम, यानी जो भी संसद की कार्रवाई होती थी उसमें पार्टिसिपेट करते थे और गलत चीज़ों का अपोज करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, विरोध करने का काम करते थे। दूसरी बात ये किया गया, इस एक्ट के द्वारा जो फाइनेंशियल बजट था, बिल पे बहस का अधिकार, डिस्कशन का अधिकार मेंबर्स को दिया गया, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, नॉन ऑफिशियल नॉमिनेटेड मेंबर्स, उनको दिया गया, ठीक है। और फिर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। धीरे धीरे क्या हो रहा है, भारत में संवैधानिक संस्थाओं का विकास हो रहा है, जो आज आप लोग देख रहे हो, हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं भारत में संवैधानिक संस्थाओं का विकास। तो हम पहले अभी बैक में लेके चल रहे हैं कि भारत में कैसे संविधान के बनने की प्रोसेस हो गई, तो अब आगे चल के जब हम
आज़ादी जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन को आगे पढ़ा जाएगा आर्टिकल बाय आर्टिकल। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत में संवैधानिक संस्थाओं के विकास के क्रम की ये सीरीज है। ठीक है, तो अब ये किया गया कि 1833 के चार्टर एक्ट के तभी मैंने बताया जो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन का अंत कर दिया गया था वह फिर से क्या कर दिया जा रहा है, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन को लाया जा रहा है, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन को लाया जा रहा है। ठीक है, फिर भी अगर देखा जाए तो ये एक्ट कुछ मामलों में वैसे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीय सदस्यों की डिमांड को और स्पेशली रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की डिमांड को और भारत में इस समय जो स्पेशली रूप से जो भारतीय राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी उसको शांत करने के लिए लाया था। लेकिन धीरे धीरे अब भारत में क्या हो रहा था, कुछ भारतीयों को सहूलियत दी जा रही थी और साथ ही साथ आगे चल के जो पार्लियामेंट्री सिस्टम आया, जो संसदीय व्यवस्था आई, उसको भारतीयों ने क्या किया, बखूबी जानने का काम किया। तो अगला जो स्टेप रहेगा वह रहेगा 909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे मिंटो मार्ले सुधार या इम्प्रूवमेंट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे अगला वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल हो। ओके, थैंक यू।